हेलो नमस्कार, वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और उस पे जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको सब ये बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। बीपीएससी का जो 17 मेंस है उसके लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 8 फरवरी से जो है 8 और 9 को जो है पहला टेस्ट लिया जाएगा और पहला 2 टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए और पहला 2 टेस्ट दीजिए, आपको फ्री में मेंटरशिप वगैरह सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम क्वालिफाई करना है अगर तो मेंस का टेस्ट सीरीज निश्चित आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो है 67वां एनुअल ग्रेमी अवार्ड किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। ठीक है, 67वां एनुअल ग्रेमी अवार्ड्स किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। तो ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं। ग्रेमी अवार्ड्स जो है म्यूजिक के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड्स है। ठीक है, म्यूजिक कैटेगरी में जो है ग्रेमी अवार्ड्स दिया जाता है और इस बार का जो अवार्ड है वो चंद्रिका टंडन को दिया गया है निम्नलिखित में से। ठीक है, चंद्रिका टंडन। अब कौन है ये चंद्रिका टंडन? तो चंद्रिका टंडन जो है एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। ठीक है, इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन है। ठीक है, मेनली जो है और ये सिंगर भी है। जो इस बार का जो अवार्ड है 67th ये दिया गया है उनके एल्बम त्रिवेणी को। ठीक है, त्रिवेणी को बेस्ट सोलफुल न्यू कैटेगरी में। ठीक है, तो मेनली इनका जो एल्बम्स वगैरह हमेशा से ही जो है वो चैंटिंग वगैरह को लेकर के रहा है, जिसको इनर हीलिंग्स कहते हैं। इनर हीलिंग के नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। तो जो आप स्लो स्लो में मंत्रा चैंटिंग वगैरह करते हैं तो वो उनका एल्बम कैटेगरी है। और 2010 में भी जो है इनको चुना गया था, इनका नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन उस टाइम में इनको अवार्ड नहीं मिल पाया। चंद्रिका टंडन जो है इनका नाम एक और नाम के साथ लिया जाता है क्योंकि ये जो है इंदिरा नूई की बहन है। ठीक है, इंदिरा नूई की बहन है। अब इंदिरा नूई कौन है? तो ये आप नाम सुने होंगे पेप्सिको कंपनी का। ठीक है, पेप्सिको जिसका पेप्सी वगैरह आता है, पेप्सिको कंपनी की जो है ये सीईओ थी। ठीक है, इंदिरा नूई इन्हीं की छोटी बहन है चंद्रिका टंडन और इन्हीं को 67वां एनुअल ग्रेमी अवार्ड मिला है। इनका एल्बम का नाम त्रिवेणी है। बेस्ट न्यू एज कैटेगरी में जो है इनके एल्बम को मिला है। 2010 में भी इनका नॉमिनेशन हुआ था लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला था। ठीक है, मेनली इनका जो गाना वगैरह रहता है वो मंत्रा चैंटिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक है, इनर हीलिंग से रिलेटेड रहता है। ठीक, चलिए। ठीक है, तो ये इंदिरा नूई है जो पेप्सिको कंपनी की जो है सीईओ है और ये चंद्रिका टंडन है। यही जो है ग्रेमी अवार्ड्स में ये दिया जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेमी अवार्ड है इस बार का ये उसी लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में हुआ है, जहां पे लॉस एंजलिस के इलाके में हुआ है, जहां पे एक तरफ जो है आग से पूरा तबाही अभी के टाइम में भी मचा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे जो है हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। मनाया किस संस्था के द्वारा जाता है? तो संस्था का नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ठीक है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल 4 फरवरी को जो है हर साल मनाया जाता है। अब 4 फरवरी का ही डेट क्यों चुना गया? क्योंकि 4 फरवरी जो है 4 फरवरी को 1971 में जो है ये मीटिंग हुआ था और एक बार 2000 में भी जो है 4 फरवरी को ही 2000 में पेरिस में एक ट्रीटी साइन किया गया था कैंसर अवेयरनेस को लेकर के। ठीक है, कैंसर जागरूकता को लेकर के। ठीक है, जो कैंसर का कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के पेरिस में 4 फरवरी 2000 को एक मीटिंग हुआ था और तब से ही जो है हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने वाली संस्था का नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल नाम की संस्था है।
ठीक है। तो क्लास के बाद जो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। तो उस पे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो मिलते हैं। तो निश्चित रूप से जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दुनिया में सबसे अधिक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला कौन सी है? तो स्पेस वॉक का रिकॉर्ड कौन बनाएगा? जो ऑलरेडी स्पेस में है। स्पेस में अभी के टाइम में कौन फंसी हुई है? तो सुनीता विलियम्स। ठीक है, सुनीता विलियम्स जो है स्पेस में अभी फंसी हुई है। अब क्या कहानी है, तो सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की ही साइंटिस्ट, अमेरिकी साइंटिस्ट है। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स और इनके एक साथी है बच विल्मोर। ठीक है, ये क्या है, ये गए थे जून 2024 में स्टारलाइनर नाम के जहाज से गए आईएसएस में। ठीक है, स्टारलाइनर नाम के जहाज से गए आईएसएस में। अब वहां स्टारलाइनर जहाज में आ गई खराबी। ठीक है, तो स्टारलाइनर जहाज तो वापस आ गया, लेकिन इन दोनों को जो है वहां आईएसएस में ही छोड़ दिया गया। अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहीं पे इनको छोड़ दिया गया। अब क्या है, तो लाने का कई बार प्रयास किया गया है, नासा के द्वारा दिसंबर में भी अनाउंस किया गया था जो लाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और वो इलोन मस्क से जो है अपना बातचीत चल रहा है कि उनका स्पेस एक्स कंपनी जो है वो लेकर के आएगा, अपने जहाज विमान को भेजेगा वहां पे। ठीक है, तो अब क्या है, सुनीता विलियम्स जो है बार बार क्या होता है, तो स्पेस में जाकर के जो आईएसएस है उसको ठीक भी करना होता है, उसका मेंटेनेंस का भी काम चलता रहता है। उसमें कोई तकनीकी खराबी आई तो उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। ठीक ठाक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईएसएस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसी को बाहर निकलने के दौरान ही जो क्रियाविधि होती है उसी को स्पेस वॉक कहा जाता है। ठीक है, तो स्पेस वॉक का जो रिकॉर्ड था, ठीक है, ये रिकॉर्ड था पेगी विटसन का, पेगी विटसन नाम के लेडीज का। इनका रिकॉर्ड था 60 घंटा 21 मिनट का। ठीक है, 60 घंटा 21 मिनट का। लेकिन 3 दिन पहले सुनीता विलियम्स बाहर निकली थी अपने दोस्त बच विल्मोर के साथ, और इनका जो रिकॉर्ड बना है सुनीता विलियम्स का, सुनीता विलियम्स का ये रिकॉर्ड बन गया 62 घंटा, ठीक है, 6 मिनट का। ठीक है, 62 घंटा 6 मिनट का सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, तो किस जहाज से गई है, स्टारलाइनर से, जून 2024 से ही वहां पे फंसी हुई है। ठीक है, तो अब हो सकता है रिसेंटली जो है इलॉन मस्क की कंपनी जाए वहां पे और इन दोनों को के वापस लेकर के आए। ठीक है, चलिए, तो सबसे अधिक जो है सुनीता विलियम्स का, आप देख रहे हैं किस तरह से ये सुनीता विलियम्स है, आईएसएस का ही सीन दिया गया है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने H3 रॉकेट से अपना नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ठीक है, तो H3 रॉकेट से जो लॉन्च किया गया है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो जैसे हम कोई जगह खोजते हैं, हमको जाना रहता है, यहाँ से किसी स्थान पे जाना है, किसी मंदिर पे जाना है, मंदिर पता नहीं है, तो तुरंत गूगल मैप में सर्च करते हैं, वो पूरा रास्ता दिखा देता है कि इस तरह से यहाँ से जाना है, इस गली से होकर के जाना है। तो ये जो नेविगेशन है, ठीक है, कि किस तरह से कौन से रास्ते से जाना है, इसके लिए अब मोबाइल में तो ये चीज नहीं है, वो तो सैटेलाइट वगैरह के थ्रू उसका मैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब सैटेलाइट तो चाहिए, तो हर देश का अपना अपना नेविगेशन सिस्टम है। तो जापान की भी जो कंपनी है, जो स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है जाक्सा। ठीक है, जापान की स्पेस एजेंसी है, और उसी ने जो है क्या किया है, अभी H3 रॉकेट से अपना मिकी बिकी सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। ये क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है जापान का। ठीक है, आप कहिएगा भारत कहां पे, भारत अपना काम कर रहा है कि नहीं, तो भारत का भी जो है अपना तैयार किया जा रहा है। भारत का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है तैयार किया जा रहा है, और इसका ऑपरेशनल नाम जो है नाविक रखा गया। आप नाम सुने होंगे नाविक का। ठीक है, नाविक का। इसमें क्या है, इसमें टोटल
7 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाएगा। 7 सैटेलाइट का सिस्टम था, 7 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। और वो उपग्रह क्या काम करेंगे, तो भारत के इलाके के लगभग जो है 1500, ठीक है, भारतीय इलाके के लगभग जो है 1500 किलोमीटर के एरिया में, ठीक है, वो पूरा नेविगेशन करेंगे। ठीक है, भारतीय इलाके के 1500 किलोमीटर के एरिया में जो है पूरा नेविगेशन करेंगे, पूरा उसका मैपिंग करेंगे। टोटल कितना उपग्रह छोड़ा जाना था, तो 7 उपग्रह छोड़ा जाना था नाविक सैटेलाइट सिस्टम में। नाविक क्या है, तो भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, 7 में से जो है दूसरा नेविगेशन सिस्टम जो है अभी फिलहाल छोड़ा गया था, इसरो का जो सोमा लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसरो का 100 लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसी में जो है NBS-02 नाम का सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था GSLV F-15 रॉकेट से, व्हीकल से। ठीक है, तो NBS-02 ये दूसरा उपग्रह था, नेविगेशन सिस्टम है। इस तरह से 5 और छोड़े जाने हैं, तो दूसरा वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया उसमें। दूसरा उपग्रह जो छोड़ा गया है इसरो के द्वारा, तो उसमें एक ऑर्बिट में रखा जाता है और ऑर्बिट से जो है फिर फ्यूलिंग करके जो है आगे दूसरी कक्षा में बढ़ाया जाता है, जैसा कि फिल्मों में भी दिखाया गया है। मंगलयान से संबंधित जो फिल्म है उसमें भी दिखाया गया था। ठीक है, तो NBS-02 का स्पार्क हुआ ही नहीं, मतलब उसका ईंधन काम ही नहीं किया। इस कारण से उसी निचली ही कक्षा में रह गया, जिस कक्षा में स्थापित करना था वहां तक ये नहीं पहुंच पाया। तो NBS-02 लगभग अभी के टाइम तक जो है विफल है। तो इस तरह से 7 सैटेलाइट का एक ग्रुप जो है तैयार करना था, जो पूरा भारत के 1500 किलोमीटर एरिया में, आसपास के एरिया में पूरा मैपिंग करे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो जापान भी काम कर रहा है, अमेरिका वगैरह तो बहुत पहले डेवलप कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, जापान का ये S3 रॉकेट है। मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क कहां स्थित है, ठीक है, मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क स्थित है केरला में। अब अचानक से केरला का ये मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क क्यों समाचार में आ गया। एग्जाम में भी इसी तरह से कहीं का नेशनल पार्क पूछ देगा, आप कहिएगा कि पूरे भारत का नेशनल पार्क याद रखना है, तो सबसे VBI है कि जो न्यूज में है रिसेंटली उस नेशनल पार्क को जो है तैयार करे। तो न्यूज में क्यों है मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तो केरला में है ही। यहाँ पे एक चिड़िया मिली है जिस, ठीक है, यहाँ पे ये गोल्डन हेड वाली जो है ये बर्ड जो है देखा गया। ठीक है, जिसका जो जो सर है यानी हेड है वो सुनहले कलर का पहली बार इस मैथिकेटन नेशनल पार्क में देखा गया है। मैथिकेटन नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। ठीक है, मैथिकेटन नेशनल पार्क कहां पे है, केरला के इडुप्पी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, केरला के अगर CM की बात करें, CM कौन है, पिनराई विजयन। और गवर्नर कौन है यहाँ के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, पहले राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है बिहार के गवर्नर थे, इनको केरला भेजा गया, और केरला के जो आरिफ मोहम्मद खान थे उनको बिहार भेज दिया गया। ठीक है, तो ये बर्ड जो है मैथिकेटन नेशनल पार्क में मिली है, उसको देखा गया, इस कारण से मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क जो है समाचार में आ गया। मैथिकेटन 16 नेशनल पार्क कहां पे है, केरला में, इडुप्पी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में आयोजित अंडर-19 2020 वर्ल्ड कप में किस देश की जीत हुई। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो आयोजित किया गया था अंडर-19 2020 वर्ल्ड कप, ये वोमेन्स वर्ल्ड कप था। ठीक है, कहां पे आयोजित किया गया था, ये मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें कौन जीता है, भारत। पिछले बार भी भारत जीता था, इंडिया जीता था, और इस बार भी जो है इंडिया ही जीता है। इंडिया किसको हरा दिया है, साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। ठीक है, भारत विजय हुआ है। मलेशिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अभी के टाइम में जो कैप्टन है अंडर-19 टीम की, ठीक है, ये है निकी प्रसाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हाल ही में टाटा स्टील ग्रैंड मास्टर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, वेयर वाज द टाटा स्टील ग्रैंड मास्टर 2025 हेल्ड रिसेंटली? तो ये आयोजन किया गया है नीदरलैंड्स में। ठीक है, और नीदरलैंड्स में ये जो आयोजन किया गया, यहाँ पे एक दिलचस्प घटना घटा है। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन अभी के टाइम में कौन है? वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन, ठीक है, जिन्होंने 17 साल की अवस्था में जो है वर्ल्ड चेस चैंपियन का खिताब जीत लिया था। यदि आप करंट अफेयर रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको इनका नाम पता होगा। इनका नाम है डी गुकेश। ठीक है, डी गुकेश है, ये वर्ल्ड यंगेस्ट चेस चैंपियन है और मात्र 17 साल में जो है इन्होंने चेस चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया था। अब क्या हुआ इस आयोजन में, टाटा स्टील ग्रैंड मास्टर 2025 के आयोजन में, कि ये हार गए। इनको हार मिली है, किससे मिली है? तो आर प्रज्ञानंदा से। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा जो है जीत गए हैं इसमें। ठीक है, तो डी गुकेश को भी जो है हरा दिए हैं आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, कहां पे आयोजन किया गया है इसका? तो नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आपसे पूछ सकता है कहां पे आयोजन किया गया, कौन विजय हुआ है, यह भी पूछ सकता है। आर प्रज्ञानंदा। ओपोनेंट में कौन थे? तो डी गुकेश थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये डी गुकेश है और ये आर प्रज्ञानंदा है। ठीक है, चलिए 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार जो है इसका रिपीटेशन भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। 38वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन किया गया है ये वर्तमान में उत्तराखंड में चल रहा है। ठीक है, 38वां नेशनल गेम्स, इससे जुड़ा हुआ कुछ और चीजें हैं। ठीक है, तो पहला तो 38वां नेशनल गेम्स जो है चल रहा है उत्तराखंड में, 28 से 14 फरवरी तक ये चलेगा। इसका जो मैस्कट था, ठीक है, मैस्कट, और इसका जो टॉर्च है, टॉर्च का नाम क्या है? टॉर्च का नाम है तेजस्विनी। ठीक है, और यहां पे जो विजय हुई है अभी के टाइम में 50 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, 50 मीटर एयर राइफल में जो विजय हुई है वो है आशी चौकसी। ठीक है, तो याद रखिएगा 38वां नेशनल गेम्स कहां पे चल रहा है? तो उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड के जो सीएम है, सीएम साहब कौन है अभी? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो टॉर्च है, जो एक प्रथा चल रही है, गेम से पहले टॉर्च को लाइट किया जाता है, मसाल को जलाया जाता है। मसाल का नाम क्या है? तेजस्वी। और जो मैस्कट है वो ये है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 9वें एशियाई विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? 9वें एशियाई विंटर गेम्स का आयोजन जो है वो किया जाने वाला है चाइना में। ठीक है, 9th एशियाई विंटर गेम्स। अब विंटर गेम्स में क्या होता है? तो विंटर में जो भी चीजें बर्फ के इलाके में जो खेल खेले जा सकते हैं उन सभी खेलों का जो है आयोजन किया जाता है। इंडिया से भी जो है अपना टीम जा रहा है। ठीक है, तो ये चाइना में ये आयोजन किया जाने वाला है, फरवरी में ये आयोजन होगा। बिनबिन और निनी, ये दो जो है मैस्कट बनाया गया है, बिनबिन और निनी। देख सकते हैं बिनबिन और निनी जो है ये दो मैस्कट है। ठीक है, और इसमें जितने भी जैसे कि आइस हॉकी हो गया, ठीक है, स्केटिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, मतलब बर्फ वाले इलाके में जितने भी खेल खेले जा सकते हैं उस सारे खेलों का आयोजन होता है। टोटल जो है 6 गेम्स का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारत से लगभग 85 लोगों की टीम जो है जा रही है चाइना में। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 9वां जो एशियाई गेम्स है, विंटर एशियाई गेम, कहाँ पे होगा? तो ये चाइना में होने जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब 1 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को ही जो है इसका फाउंडेशन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। मेनली जो इंडिया का जो समुद्री इलाका है, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए।
ठीक है। इंडिया के आसपास जितना भी सुरक्षित इलाका, कॉन्टिजियस जोन है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस सब की सुरक्षा के लिए जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की नियुक्ति की गई, उसकी स्थापना की 1977 में। और फिर जो है 1978 में जो है एक्ट आ गया और इसको जो है सांविधिक मान्यता मिल गई इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, तो कहीं पे भी राहत बचाव का कार्य हो, कोई विशेष आपदा हो या सर्विलेंस करना हो, सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड को ही खोजा जाता है। तो इंडियन नेवी के अलावा हमारे पास ये दूसरी फोर्स है मैरीटाइम में, जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। ठीक है, चलिए इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, तो मेनली इनका काम सर्विलेंस का होता है, जो किसी भी तरह का इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो, जो कालाबाजारी है वो ना हो समुद्र में जो है। ठीक है, किसी भी चीज का जो है डील ना हो समुद्र के इलाके में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा की पहली महिला एडमिनिस्ट्रेटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ नासा फर्स्ट फीमेल एडमिनिस्ट्रेटर? तो ये एडमिनिस्ट्रेटर है जेनेथ पेत्रो। ठीक है, जेनेथ पेत्रो। ठीक है, जेनेथ पेत्रो, अब देख सकते हैं जेनेथ पेत्रो है ये। ठीक है, इससे पहले जितने भी आए हैं सब मेल थे। ठीक है, नासा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फाउंडेशन कब हुआ? 29 जुलाई 1958 को हुआ। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और जो है अभी के टाइम में दो ही स्पेस एजेंसी सबसे चल रही है, एक नासा और एक इसरो। ठीक है, तो जेनेथ पेत्रो नासा की पहली महिला एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, 2 फरवरी को। तो आखिर वर्ल्ड वेटलैंड्स होता क्या है? वेटलैंड्स। ठीक है, तो वेट मतलब क्या होता है? गीला, लैंड्स मतलब जमीन। तो जो जमीन पानी से हमेशा सालों भर जो है वहां पे जल जमाव रहता है, बड़े भूभाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उस वैसे इलाके में क्या होता है, जहां पे जल की अधिकता होगी वहां पे जो है पेड़ पौधे की भी अधिकता होगी, जहां पे पेड़ पौधे की अधिकता होगी वहां पे जीव जंतु भी आएंगे। ठीक है, तो वैसे इलाके में क्या होता है, जैव विविधता ज्यादा हो जाती है, विभिन्न तरह के पशु पक्षी पेड़ पौधे जो है वहां पे हो जाते हैं। तो वैसे इलाके को वेटलैंड्स कहा जाता है और वैसे इलाके प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन इलाकों को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए जो है 2 फरवरी को 1971 में ही जो है ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन हुआ। ठीक है, ईरान के रामसर नाम के जगह पे कन्वेंशन हुआ और उसके बाद से जितने भी वेटलैंड्स है उनको रामसर स्थल या रामसर साइट कहा जाता है। रामसर स्थल या रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, रामसर साइट, तो उसको वेटलैंड्स नहीं कह के क्या कहते हैं, रामसर साइट्स कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये मीटिंग जो है 2 फरवरी को आयोजित की गई थी, इसलिए हर साल 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जितना भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो वैसे भूभाग पे खतरा ज्यादा मंडराता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सरकारें लोग वहां पे फैक्ट्री वगैरह बैठाने की अनुमति दे देती है कभी कभी। तो उन इलाकों को प्रिजर्व करना बेहद जो है जरूरी है, बेहद आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्रीन अमोनिया प्लांट है वो बनाने की घोषणा की गई है ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में जो अवादी ग्रुप्स है, अवादी ग्रुप्स ने जो है ये डील किया है ओडिशा गवर्नमेंट के साथ और कार्सेल कंपनी के साथ, और दोनों मिल करके क्या करेंगे, उड़ीसा में इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाएंगे। ठीक है, ग्रीन अमोनिया का यूज कहां पे होता है? ठीक है, आखिर इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ग्रीन अमोनिया का यूज जो है वो मेनली शिप फ्यूल में होता है।
जहाज के फ्यूल में जो है, जहाज के ईंधन में ग्रीन अमोनिया का यूज किया जाता है। तो भारत जितना मैरीटाइम में डेवलप कर रहा है, तो मैरीटाइम के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? फ्यूल है। तो इसलिए जो है उड़ीसा में क्या बनेगा? लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट बनेगा। ठीक है। उड़ीसा के सीएम कौन है अभी के टाइम में? मोहन चरण मांझी। ठीक है। और गवर्नर कौन है अभी? हरिबाबू खंबापति। हरिबाबू खंबापति जो है गवर्नर है। ठीक है। तो उड़ीसा में जो है ग्रीन अमोनिया प्लांट बनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये फैक्ट्री का जो है पिक दिया गया है। ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे जाने वाला वी सोरडास क्या है? ठीक है। वी सोरडास क्या है? तो वी सोरडास क्या है? ठीक है। तो वी सोरडास है एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। वेरी शॉर्ट जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? ये मैन पैड से संबंधित है। मैन पैड क्या है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। तो मेनली इसमें क्या किया जाना है? तो जो एक आदमी दो आदमी जो है जिस यंत्र को चला सके, और अभी के टाइम में जो है जो ड्रोन्स अटैक का जो संभावना काफी बढ़ गया, विभिन्न देशों पे ड्रोन अटैक्स होते रहते हैं, तो उनके मद्देनजर जो है हम लोग को शॉर्ट डिफेंस, शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। जो ड्रोन आ रहा है उसको जो है उसको खत्म कर सके, टारगेट कर सके। जैसे इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, तो लंबी दूरी का जो मिसाइल से उसको ध्वस्त करता है। ठीक है। हमास के द्वारा जो है कई मिसाइल जो है, हजारों मिसाइल छोड़े गए थे इजराइल पे, जिसमें से मात्र 5% जो है मिसाइल इजराइल में गिरे। सबको जो है उसका आयरन डोम जो शील्ड है वो नष्ट कर दिया। ठीक है। इसी तरह से इंडिया के पास लॉन्ग रेंज के लिए S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रसिया से खरीदा गया है। ठीक है। तो ये क्या है? विश्वडास क्या है? शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। शॉर्ट रेंज में अगर कोई आ रहा है, कोई डिवाइस आ रहा है, कोई एरियल चीज आ रही है, हवा के माध्यम से कोई चीज आ रही है, तो उसको हवा में ही नष्ट करने की क्षमता, उसका टेस्टिंग किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो अभी कौन है हेड इसके? समीर वी कामत। ठीक है। समीर वी कामत जो है इसके अभी हेड है DRDO के। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चंस जो है इसका जो PDF होगा वो टेलीग्राम पे आपका उपलब्ध हो जाएगा। PDF डाउनलोड करके खुद से बनाने का प्रयास करें। इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से जो है आप टेलीग्राम जो ज्वाइन करें और वहां पे जो है PDF डाउनलोड करके खुद से बनाएं। आप जितना बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा जो है आपको ध्यान रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।